विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता के बहाने पढ़ने जा रहे हैं। कविता पढ़ने से पूर्व हम कुंवर नारायण जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं। कुंवर नारायण जी का जन्म 19 सितंबर सन 1927 में उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चक्रव्यूह, जो कि 1956 में प्रकाशित हुई, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये सभी इनके काव्य संग्रह हैं। आत्मजयी नाम से इनका एक प्रबंध काव्य प्रकाशित हुआ। आकारों के आसपास ये इनका एकमात्र कहानी संग्रह है। आज और आज से पहले ये इनकी समीक्षा है। मेरे साक्षात्कार नाम से इनकी एक सामान्य पुस्तक प्रकाशित हुई। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कुमार आशान, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान और साथ ही साथ कबीर सम्मान भी दिया जा चुका है। यह भी जीवित हैं और इनकी जो कविताएं हैं उसमें कवि ने अपनी कविताओं में यथार्थता के साथ सहज सौंदर्य भी इन्होंने दृष्टिगोचर किया है। इन्होंने अपनी कविताओं में एक प्रकार का खुलापन रखा है और अपने जीवन के व्यापक अनुभव को अपने काव्य में तर्कपूर्ण ढंग से उपयोग किया है। तो बच्चों, ये था इनका जीवन परिचय। अब हम कविता पढ़ने जा रहे हैं। कविता के बहाने। कविता के बहाने कविता पढ़ने से पूर्व हम इस कविता का सारांश एक बार देख लेते हैं। कविता के बहाने जो कविता है, इसमें कवि ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि आज का युग एक यांत्रिक युग है, यानी कि मनुष्य एक मशीन के समान काम करता है और इस कारण आज कविता के अस्तित्व को लेकर अनेक प्रकार की शंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, क्योंकि यांत्रिकता के दबाव में अब कविता समाप्त हो जाएगी। ऐसे परिवेश में यह कविता की असीम संभावनाओं को व्यक्त करती है। तो अब हम कविता पढ़ने जा रहे हैं बेटा। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर, इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। अब कवि इसमें कहते हैं कि कविता की यात्रा असीम और अनंत है। उड़ान शब्द का अर्थ है उड़ने की क्रिया या उड़ने की सामर्थ्य की सीमा। बहाने शब्द का अर्थ है हेतु, निमित्त, बनावट या के बहाने। ठीक है। पंख लगा उड़ने का अर्थ है पक्षी की गति से युक्त होकर उड़ान भरना। माने शब्द का अर्थ है अर्थ या मतलब। कवि कहते हैं कि कविता की यात्रा असीम और अनंत है और चिड़िया की उड़ान को एक साधन यानी निमित्त बनाकर यह कविता की उड़ान है। कविता में भावों, विचारों, अनुभूतियों, संवेदनाओं और कल्पनाओं की असीमित उड़ान होती है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, अर्थात चिड़िया नील गगन में एक निश्चित सीमा तक ही उड़ान भर सकती है। कविता की उड़ान असीमित उड़ान होती है, इसीलिए चिड़िया कविता की उड़ान को भला कैसे जान सकती है, अर्थात सीमा में उड़ान भरने वाली चिड़िया कविता की असीम उड़ान के संबंध में क्या जान सकती है, अर्थात कुछ नहीं जान सकती है। कवि आगे कहते हैं बाहर भीतर, इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, कविता चिड़िया क्या जाने। कवि आगे कहते हैं कि कविता में बाह्य और आंतरिक जगत के अनुभवों, संवेदनाओं की अभिव्यक्ति होती है। उसमें इस लौकिक संसार की घटनाओं, विविध विषयों तथा उस अलौकिक जगत से संबंधित जिज्ञासाओं का चित्रण अथवा वर्णन होता है। इस प्रकार चिड़िया कविता की असीम उड़ान के अर्थ को नहीं समझ सकती, क्योंकि कविता की उड़ान चिड़िया की तरह सीमा में बंधी हुई नहीं है। अब इस
काव्यांश का हम भाव सौंदर्य देखने के पश्चात काव्य सौंदर्य देखते हैं। इस काव्यांश में कवि ने कविता की अपार संभावनाओं की ओर संकेत किया है। अब बाहर भीतर, इस घर और उस घर, इसका प्रयोग कवि ने अभिप्रायवश किया है। काव्यांश तुकांत है, अलंकार विहीन भाषा है। केवल एक इस अंतिम पंक्ति चिड़िया क्या जाने में प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा सीधी साधी खड़ी बोली हिंदी है। पंख लगा उड़ना, पंख लगा उड़ना एक मुहावरा है जिसका प्रयोग किया गया है। अब हम दूसरा काव्यांश पढ़ने जा रहे हैं। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर, इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कवि आगे कहते हैं इसमें बिना मुरझाए, बिना मुरझाए शब्द का अर्थ है बिना कुम्हलाए, अर्थात फूल मुरझा जाता है, कुम्हला जाता है, अर्थात खत्म हो जाते हैं, उसकी आयु समाप्त हो जाती है। महकने, महकने का अर्थ है सुगंध फैलाना। माने, मैंने भी आपको पहले भी बताया था, माने शब्द का अर्थ है अर्थ या मतलब। अब इस काव्यांश में कवि कहते हैं कविता फूलों के खिलने के बहाने से प्रस्फुटित होती है, अर्थात खिलती है, अर्थात उत्पन्न होती है, पैदा होती है। जिस प्रकार प्रकृति में फूल खिलते हैं उसी प्रकार कवि के हृदय में भावों, अनुभूतियों, संवेदनाओं का स्फुरण होता है, अर्थात संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं। कवि के ये भाव और संवेदनाएं कविता के रूप में अभिव्यक्त होती हैं, खिलती हैं। कविता का हृदय से प्रस्फुटित होना क्या है, यानी कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, अर्थात कवि कहते हैं कि कविता का हृदय से प्रस्फुटित होना क्या होता है, इसे भला फूल क्या जाने, अर्थात हृदय की अनुभूतियाँ किस प्रकार कविता का रूप धारण कर लेती हैं, यह फूल नहीं जान सकता है। बाहर भीतर, इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कवि कहते हैं कि कविता में बाह्य और आंतरिक जगत के अनुभवों और संवेदनाओं की अभिव्यक्ति होती है। उसमें इस लौकिक संसार की घटनाओं, विविध विषयों तथा उस अलौकिक जगत से संबंधित ज्ञान, भक्ति, आत्मा परमात्मा से संबंधित भावनाओं का प्रस्फुरण होता है। कविता बिना मुरझाए, बिना कुम्हलाए हमेशा अपनी महक, अपनी सुगंध बिखेरती रहती है। बिना कुम्हलाए सुगंध फैलाने का महत्व फूल क्या जाने, अर्थात फूल नहीं जान सकता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं फूल कुछ समय के लिए खिलकर सुगंध फैलाकर बिखर जाता है और उसका जीवन समाप्त हो जाता है, परंतु कविता बिना कुम्हलाए अर्थात बिना समाप्त हुए हमेशा जीवित रहती है। जब तक उसको पढ़ने वाले पाठक जीवित रहेंगे तब तक वह जीवित रहती है। अब इसका हम काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। फूल के खिलने के साथ उसका सुगंध फैलाकर समाप्त होना निश्चित है। कविता को इस काव्यांश में कवि ने दीर्घजीवी बताया है, अर्थात इस कविता के अस्तित्व को कभी भी कोई भी खतरा नहीं है। मुरझाए महकने, इसका में अनुप्रास अलंकार है। काव्यांश अतुकांत है। भाषा सीधी सादी खड़ी बोली हिंदी है। लाक्षणिकता है। शब्द चयन बिल्कुल सटीक है। अब हम इस कविता का अंतिम काव्यांश पढ़ लेते हैं। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर, यह घर वह घर, सब घर एक करने के माने, बच्चा ही जाने। कवि कहते हैं कि
बच्चों के सपनों के भांति असीम भविष्य है कविताओं का, और उसमें कविता की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता है। बच्चों के खेल के तरह कविता भी शब्दों का एक खेल है। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता, उसी प्रकार शब्दों के खेल कविता की भी कोई सीमा नहीं होती है। कवि आगे कहते हैं, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक करने के माने बच्चा ही जाने। अर्थात बच्चे खेलते समय किसी प्रकार की कोई सीमा या बंधन नहीं मानते हैं। उसी प्रकार कविता में भी भावों, विचारों, अनुभूतियों की कोई सीमा नहीं होती। बच्चे घरों की कोई सीमा स्वीकार नहीं करते, वे अपनी इच्छा अनुसार किसी भी स्थान पर खेलते हैं। इस प्रकार कविता भी किसी सीमा को नहीं मानती है। बच्चे अपने घरों को एक घर बना देते हैं, सबके घरों को एक घर बना देते हैं। इसके आनंद का अर्थ बच्चे ही जानते हैं। इस प्रकार कविता में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य की कोई सीमा नहीं है। जहाँ रचनात्मक ऊर्जा होती है वहाँ सीमाओं के बंधन स्वयं ही धराशायी हो जाते हैं। यह घर वह घर अर्थात सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। अर्थात वह चाहे घर की सीमा हो, चाहे वो भाषा की सीमा हो या फिर समय की सीमा हो, वह सब कविता में समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार बच्चे सब सीमाओं के बंधन को तोड़ देते हैं, उसी प्रकार कविता में भी सब समाप्त हो जाता है। विद्यार्थियों, अब हम इस काव्यांश का काव्य सौंदर्य यानी कि शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं। कवि ने कविता को शब्दों का एक खेल बताया है, और खेल में किसी प्रकार की सीमा नहीं होती। कविता के खेल में किसी प्रकार की सीमा नहीं होती है। कवि के अनुसार कविता की सीमा अनंत और असीम है। काव्यांश अतुकांत है। शब्द चयन सटीक और भावों के अनुकूल है। भाषा सीधी सादी खड़ी बोली हिंदी है। अर्थ गंभीर है और भाषा में लाक्षणिकता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने कविता के बहाने कविता का भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य दोनों ही जाना।